रेड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? जब डेटाबेस हम लोग पढ़ते हैं तो रेड डेटाबेस के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, और रेड का मतलब है कि सर्वर पर जब हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो क्या एक हार्ड डिस्क में करते हैं या मल्टीपल ऑफ हार्ड डिस्क में करते हैं? तो आंसर है कई सारी हार्ड डिस्क का यूज करते हैं सर्वर के डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हम और आप अपने कंप्यूटर में जब डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें एक हार्ड डिस्क होती है या एसएसडी होती है या दोनों होती हैं जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन सर्वर जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, और इस बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए कई सारी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट में, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेड टेक्नोलॉजी। रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, ऐसे कई क्लासिफिकेशंस होते हैं रेड में। क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट वैलिड हैं। रेड प्रोवाइड ग्रेटर डेटा रिलायबिलिटी थ्रू रिडंडेंसी बाय स्टोरिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल हार्ड ड्राइव। रेड कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। रेड हेल्प्स एलिमिनेट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। रेड की मदद से फेलियर भी कम किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है डेटा लॉस का रिस्क, कि डेटा लॉस ना हो। अगर कई सारी हार्ड डिस्क में डेटा को रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि डेटा लॉस नहीं होगा। अगर हम अपने सिस्टम पर भी डेटा रखेंगे, पेन ड्राइव में भी डेटा रखेंगे, सीडी या डीवीडी में भी रखेंगे, एसएसडी में भी रखेंगे, तो डेटा रिकवर हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। रीड सिस्टम कैन इंक्रीज रीड राइट थ्रूपुट एंड ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल ड्राइव्स। यही बात कह रहा है कि कई सारी हार्ड ड्राइव में डेटा को रखना ही रेड टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जो कि बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यानी दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर का क्या था? एमएस एक्सेल से पूछा गया था कि एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? लेकिन उपर्युक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर है, यानी ई इसका आंसर वैलिड है। मींस जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी के सभी सही हैं। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, सो नन इज फॉल्स। कैसे, आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यू कैन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल सेल्स यूजिंग सेल लॉकिंग। हम सेल लॉक करके क्या सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी हां। चार्ट इन एक्सेल हेल्प विजुअलाइज न्यूमेरिक डेटा। एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। एक वर्कशीट में अधिकतम 116,384 कॉलम्स हो सकते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। और एक्सेल उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन सूचियों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि एक्सेल अलाउज यूजर्स टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक्सेल के थ्रू हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाते हैं। 16,384 कॉलम्स भी होते हैं। चार्ट की मदद से हम लोग यहां पर विजुलाइज करते हैं न्यूमेरिक डेटा को और प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेल शीट को बाय यूजिंग द सेल लॉकिंग, है ना। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है? वैलिड है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई होगा इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पर दोस्तों बात करते हैं। एमएस वर्ड का ये क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन एमएस वर्ड द डैश फीचर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। कह रहा है अगर हमें किसी भी पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट डिस्प्ले करना है तो ऊपर का मतलब क्या होता है? हेडर। नीचे का मतलब क्या होता है? फुटर। तो आंसर क्या हो गया? ऊपर के लिए हेडर। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है जबकि डैश सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है, यानी डैश फीचर इज यूज्ड टू पर्सनलाइज लेटर्स ऑफ ईमेल्स फॉर मेनी रेसिपिएंट। और हम जानते हैं यह है मेल मर्ज का फीचर, जिससे हम कई सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं एक साथ। दैट इज कॉल्ड अ मेल मर्ज। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हेडर एंड मेल मर्ज। बहुत आसान था, आप सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉक्सी सर्वर, जिसका यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, नेटवर्किंग में सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है।
तो कह रहा था इस क्वेश्चन में व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर का, टू एक्ट एज अ गेटवे, ये ब्रिज के तौर पर, गेटवे के तौर पर काम करता है बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट, यानी यूजर यानी हम लोग और इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में ये एक प्रॉक्सी यानी सिक्योरिटी देने का काम करता है ना। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या था ऑप्शन, इनक्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल सेंसिटिव यूजर डेटा, क्या ये इनक्रिप्ट करता है, जी नहीं। ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, एक्चुअल सर्वर से पहले एक सर्वर लगा दिया जाता है ताकि अगर हैकर मेन सर्वर को हैक करे तो वो मेन सर्वर तक ना पहुंच पाए, और उसके पहले एक प्रॉक्सी सर्वर यूज किया जाता है ना, सर्वर के रूप का ही सर्वर, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर। यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है, डिटेक्ट एंड एलिमिनेट मैलवेयर फ्रॉम द सिस्टम्स, जी नहीं। क्रिएट एंड मैनेज रेगुलर सिस्टम बैकअप्स, जी नहीं। नन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या था, प्राइमरी फंक्शन कह रहा है बाकी काम भी हो सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्राइमरी क्या है, तो आंसर है एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट, और यही प्रॉक्सी सर्वर की डेफिनेशन भी होती है। यस, नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन आया है जीरो डे विजिबिलिटी से, कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी रिफर्स टू क्या होता है। देखो, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कोई कमी, है ना, वल्नर हो गया, कोई कमी छूट गई। जैसे सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाता है इंसान, और इंसान से क्या कोई कमी छूट सकती है बनाते समय, कोई गलती हो सकती है क्या, जी हां। इस गलती का पता डेवलपर को नहीं चला, लेकिन उसको पता चल गया जो क्राइम करने के लिए बैठा हुआ है, जो हैकर है, उसको पता चल गया कि यहां पर कमी है, इसका फायदा उठाओ। लेकिन जो डेवलपर है उसको पता ही नहीं चला, या अभी तक उसने सही नहीं किया उस गलती को, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटी। आइए एक बार पढ़ते। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एक कमजोरी जिसका हमलावर को पता है, लेकिन विक्रेता द्वारा, हमलावर यानी हैकर को पता है जिसके बारे में, लेकिन जो विक्रेता है, जो उसको बेच रहा है, जो डेवलप कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को, अभी तक पैच ठीक नहीं किया गया है, यानी अभी तक वो प्रॉब्लम उसके द्वारा ठीक नहीं की गई है, लेकिन हैकर को पता चल गई है, दैट इज कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटी। अ वल्नरेबिलिटी नोन बाय अटैकर्स बट नॉट येट पैच्ड बाय द वेंडर। समझ में आ गया होगा, एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है, लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक उस पैच को ठीक नहीं किया गया है, उस कमी को ठीक नहीं किया गया है ना। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द वैलिड वन। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या था, अ वीकनेस दैट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द सेम डेट वाज फाउंड, क्या उसी दिन इसको ठीक किया गया जिस दिन पता चला, नहीं। अ टेम्परेरी फायरवॉल बाईपास, नहीं। अ वायरस दैट लास्ट फॉर 0 days, वो वायरस जो कि 0 दिन तक रहा, जी नहीं। नन ऑफ दीज होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन क्या था ये, डैश सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और डैश वह तकनीक है जिससे बड़ा डेटाबेस से पैटर्न निकालना शामिल है, यानी अ डैश इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज दैट आर रिकॉर्डेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, एंड डैश इज द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटाबेस। पहले का आंसर है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, हम लोग आजकल व्हाट्सएप पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, एक्स यानी ट्विटर पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। इसका मतलब कि आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इसी को बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, यानी रिफर्स टू ऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज रिकॉर्डेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, या तो जानबूझकर या अपनी मर्जी से हम डिजिटल फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। जहां जहां पर एक्टिवनेस होनी चाहिए वहां वहां पर अकाउंट हमने क्रिएट किए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल फुटप्रिंट, यानी डिजिटल फुटप्रिंट इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज, जितनी भी डिजिटल एक्टिविटीज हैं वो सब इंक्लूड करती हैं, दैट आर रिकॉर्डेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली।
दूसरा क्या कह रहा था, डैश वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटाबेस के पैटर्न को निकाला जाता है, यानी माइनिंग की जाती है। बड़े डेटाबेस में से हम क्या करते हैं, सही डेटाबेस को अलग कर देते हैं, जो हमारे काम का नहीं है उसको अलग कर देते हैं। तो इसको अलग अलग करना कि ये डेटाबेस काम का है इसको रख लें, ये डेटाबेस काम का नहीं है इसको छोड़ दें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ डेटा माइनिंग। बड़े डेटा वेयरहाउस में हम क्या करते हैं, डेटा वेयरहाउस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और उसमें हम लोग करते हैं डेटा की माइनिंग। क्या लिखा हुआ है, अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड पैटर्न इन लार्ज डेटाबेस। बड़े बड़े डेटाबेस में से पैटर्न को छांटना या फिर सही और गलत डेटाबेस को अलग अलग करना ही डेटा माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या था, डैश नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। बहुत ही आसान, इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को जो मेंटेन करके चलता है उसे क्या बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। राउटर होगा नहीं, स्विच होगा नहीं, प्रॉक्सी होगा नहीं, और नन ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, क्योंकि फायरवॉल का मेन काम क्या है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। आप जानते हैं, यूजेस रूल्स टू कंट्रोल एंड मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। जो इनकमिंग यानी आने वाली और जाने वाली जो पैकेट्स हैं इंटरनेट पर, उनको कंट्रोल करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अ फायरवॉल, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों कह रहा था, लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज आप सबको पता है वो बैटरीज होती हैं जो हमारे मोबाइल फोन में होती हैं या लैपटॉप्स में होती हैं, या आप कह सकते हैं जो डिजिटल गैजेट्स हैं, है ना, इनमें जो होती हैं बैटरी, दैट इज कॉल्ड अ लिथियम आयन बैटरी। अब इनके बारे में आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, और इसका करेक्ट आंसर है केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही वैलिड है। क्यों, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है लिथियम आयन बैटरीज आर द मोस्ट कॉमन बैटरीज यूज्ड इन नॉन रिचार्जेबल डिवाइसेस। कह रहा है लिथियम बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकते। जी नहीं, हम लिथियम बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, है ना। जैसे मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है उसको हम चार्जिंग में लगाते हैं, लैपटॉप की बैटरी को भी हम लोग चार्ज करते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज आर रिचार्जेबल, ये चार्ज की जाती हैं। लेकिन पहले में क्या बोल रहा था कि लिथियम आयन बैटरीज गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरी है, नहीं। दूसरा पॉइंट जो कि वैलिड है क्या है, लिथियम आयन बैटरीज आर वाइडली यूज्ड इन लैपटॉप। बिल्कुल सही, ये लैपटॉप में यूज की जाती है, मोबाइल फोन्स में यूज की जाती हैं, ई बाइक्स में, ई स्कूटर्स में और पावर टूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल वैलिड है। तीसरा पॉइंट, लिथियम आयन बैटरीज कैन बी वेरी फ्लेमेबल। बिल्कुल सही है, लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज्वलनशील होती है, जल्दी आग को पकड़ लेती हैं, यह बात भी वैलिड है। तो केवल सेकंड और थर्ड ही सही आंसर इसका बनेगा, यानी ऑप्शन ए इज द वैलिड वन। उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। कॉमन सेंस, है ना, ये तो आपके पास में है, टैलेंटेड आप हैं, लेकिन घमंड नहीं करते। यस, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछा गया था, इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी वैलिड। तो तीनों के तीनों वैलिड हैं, तो जिसने भी सी आंसर लगाया है उसकी बल्ले बल्ले है। एक बार पढ़ लेते हैं। ब्लूटूथ इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, यानी ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, एक कम्युनिटी के द्वारा, जिसको कहा जाता है SIG यानी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। वेरी गुड। दूसरा कह रहा है इट ऑपरेट्स इन द अनलाइसेंस्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते हैं कि ब्लूटूथ की जो रेंज है वो कितनी है, जो इसकी बैंड है वो कितनी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक, है ना। तो ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। तीसरा कह रहा है द बैंडविड्थ रेंज फ्रॉम 1 to 24 Mbps डिपेंडिंग ऑन दी वर्जन। बिल्कुल सही, इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 1 से लेकर 24 Mbps की है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अलग अलग वर्जन की अगर बात करें, ब्लूटूथ के अलग अलग वर्जन की अलग अलग रेंज और अलग अलग यहां पर बैंडविड्थ बताई गई है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों क्या था,
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो मुझे लगता है सबने ही सही किया होगा, है ना। बाकी गलती से मिस्टेक हो गई वो बात अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग ईमेल पासवर्ड? इनमें से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग है? पहला कह रहा है क्वर्टी। ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपके कीबोर्ड की जो स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स हैं वो यही होते हैं, QWERTY, तो इसको क्रैक कर पाना काफी आसान है। बी कह रहा है पासवर्ड 1 2 3, है ना, ये भी बहुत आसान है, बहुत लाइट वेट है, आसान है क्रैक करना। लेकिन सी वाला मजबूत है क्योंकि यहाँ नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, है ना, सब कुछ यूज किया गया है, इसलिए क्या है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यूजर की डेट ऑफ बर्थ, अगर हम बर्थ डेट अपनी एंटर करते हैं तो क्या वो भी क्रैक किया जा सकता है? जी हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपका स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा बल्कि वीक पासवर्ड में काउंट किया जाता है। यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्या कह रहा था ये क्वेश्चन? अभी कथन गिवन है और कारण गिवन है। पहला क्या कह रहा था कि विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ता को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। विंडोज टास्क बार में क्या हम इजिली स्विच कर सकते हैं ओपन एप्लीकेशंस के बीच में? यस, ऑल्ट टैब जब हम प्रेस करते हैं तो जितने भी ओपन एप्लीकेशंस होती हैं उनके बीच में हम लोग स्विच कर लेते हैं। यस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी खुला है तो उनके बीच में ऑल्ट टैब की मदद से हम लोग स्विच कर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा था कारण? टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतमीकृत यानी मिनिमाइज्ड अनुप्रयोग का निरूपण करता है। ईच आइकन ऑन द टास्क बार रिप्रेजेंट अ मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन ओनली। जी नहीं, हम लोग जानते हैं टास्क बार आइकन रिप्रेजेंट बोथ मिनिमाइज्ड एंड एक्टिव एप्लीकेशन। कह रहे टास्क बार में हमें सिर्फ मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि जो खुली हुई एप्लीकेशंस हैं, जो ओपन एप्लीकेशंस हैं, जो एक्टिव एप्लीकेशंस हैं वो भी दिखती हैं। तो दूसरा जो कारण है वो क्या है? गलत है। इस रीजन की वजह से सही आंसर क्या होगा? सी वाला। अभी कथन ए सही है परंतु कारण जो है इसका है वो गलत है क्योंकि सही कारण क्या होना चाहिए था? टास्क बार आइकन रिप्रेजेंट बोथ मिनिमाइज्ड एंड एक्टिव यानी ओपन एप्लीकेशंस, नॉट जस्ट दी मिनिमाइज्ड वन। केवल मिनिमाइज वाले ही नहीं बल्कि खुले हुए एप्लीकेशंस को भी टास्क बार दिखाता है। ये बात तो आप जानते ही हैं। यस, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 गाइस, मैच दी कॉलम, है ना, जैसे कि प्रथा चली आ रही है मैच दी कॉलम की, और मैच दी कॉलम अगर UPSSC ना पूछे, है ना, तो हजम नहीं होता उसका ये तो कंपलसरी है। बहुत आसान से पूछा था, आप सभी ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का 2 और डी का 4। यानी ऑटो रिस्पॉन्डर क्या है? ऑटोमेटिकली रिप्लाइज टू इनकमिंग ईमेल्स। ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब जब आप जीमेल या ईमेल पर ऑटो रिस्पॉन्डर एक्टिव करते हैं तो वो आपके मेल का रिप्लाई कर देता है ऑटोमेटिकली, है ना। कोई भी रिप्लाई जो आपने सेट किया होगा वो रिप्लाई दे देगा। संग्रह यानी जिसको आर्चीव बोलते हैं, ये क्या होता है? ईमेल को बिना डिलीट किए गए इनबॉक्स से स्टोरेज को ले जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्चीव। यानी आर्चीव का मेन काम क्या होता है? मूव ईमेल्स आउट ऑफ द इनबॉक्स, इनबॉक्स से मेल को हटा देना फॉर स्टोरेज विदाउट डिलीटिंग। बिना उसको डिलीट किए वो कहां पर ले जाता है? आर्चीव के ऑप्शंस पर या आर्कीव के ऑप्शंस पर, दैट इज कॉल्ड अ संग्रह यानी आर्कीव, है ना। बहुत ही फेमस फंक्शनैलिटी है, आप लोग जानते होंगे। आपके व्हाट्सएप पर भी ये होता है। अगर आप किसी भी मैसेज को अपने आर्चीव के फोल्डर में लेकर जाना चाहते हैं तो देन यू कैन डू इट। आपको सिलेक्ट करना होगा और सेंड टू आर्चीव करना होगा, है ना। ये तो बड़ा आसान सी चीज है। नेक्स्ट, पढ़े हुए के रूप में चिन्हित यानी मार्क एज रीड क्या होगा? ईमेल को पहले से देखे गए के रूप में सेट करता है। क्या है ये? अगर आपने मेल को रीड कर लिया तो वो क्या करेगा? उसको मार्क एज रीड कर देता है कि आपने इसको पढ़ लिया है, और जिसको आपने रीड नहीं किया है उसको मार्क एज अनरीड भी करता है कि उन मेल्स को आप पढ़ पाए जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। यस, और लास्ट है आपका फिल्टर यानी नियम, फिल्टर यानी रूल। फिल्टर क्या करेगा? व्यवस्थित करेगा अच्छे तरीके से। तो मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से फोल्डरों में व्यवस्थित करना यानी मैनेज करना ही क्या कहलाता है? फिल्टर यानी
रूल कहलाता है। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ईमेल्स इनटू फोल्डर्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यानी डी का फोर्थ इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 गाइस, देख लीजिए एक बार क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। क्यों, एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा था मैश टोपोलॉजी से। मैश वाईफाई सिस्टम प्रोवाइड बेटर होम कवरेज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल रूटर। जो ट्रेडिशनल राउटर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में मैश सिस्टम जो होता है वो बेटर होम कवरेज प्रोवाइड करता है। जी हां, मैश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर होम कवरेज प्रदान करता है, ये तो आप जानते हैं। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है मैश टोपोलॉजी, जिसका यूज करते हैं होम ऑटोमेशन पर, है ना। आईओटी में भी हम लोग ने पढ़ा था इस बात को नेटवर्किंग के मैश टोपोलॉजी में हम लोग ने भी पढ़ा था, है ना, दोनों में पढ़ा था। दूसरा पॉइंट कह रहा है मैश वाईफाई यूटिलाइजेस अ सिंगल नेटवर्क नोड रिड्यूसिंग वाईफाई डेड जोन। जी नहीं, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मैश वाईफाई डज नॉट यूज अ सिंगल नोड। ये मल्टीपल नोड्स का यूज करता है, सिंगल नोड का यूज यानी सिंगल कंप्यूटर्स का यूज नहीं करता। मैश टोपोलॉजी याद करिए, कितने सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड, है ना, दैट इज कॉल्ड अ मैश टोपोलॉजी। n-1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने का तरीका याद आया। तो मैश वाईफाई डज नॉट यूज अ सिंगल नोड, इट यूजेस मल्टीपल नोड। ये कई सारे नोड्स, कई सारे कंप्यूटर का यूज करेगा, दैट वर्क टुगेदर, जो आपस में काम करेंगे, टू एक्सपैंड कवरेज एंड रिड्यूस द डेड जोन। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट इनवैलिड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभिकथन एक सही है परंतु जो कारण है आर वो गलत है। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 79, ये क्वेश्चन तो सभी ने सही किया होगा, जिसने गलत किया उसको पाप पड़ेगा, है ना। इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता था। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का। IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का। मैक एड्रेस 48 बिट का, है ना, याद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। यस। क्वेश्चन नंबर 80 गाइस, इंकजेट लेजर डॉट मैट्रिक्स और 3D प्रिंटर, यानी प्रिंटर से ये क्वेश्चन आता हुआ, और ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी। उम्मीद है ये भी आपने गलत नहीं किया होगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2 और डी का 1। यानी इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, स्प्रेज लिक्विड इंक ड्रॉपलेट इनटू द पेपर। इंक पेपर पर स्प्रेड करता है, लिक्विड इंक होती है ना, दैट इज कॉल्ड द इंकजेट प्रिंटर, जो हमारे होम्स में भी यूज होता है, ऑफिसेज में भी यूज होता है। लेजर प्रिंटर की बात करें तो यहां टोनर का यूज किया जाता है, ड्राई इंक का यूज किया जाता है, सूखी हुई इंक का। तो टोनर पाउडर का प्रयोग करके उच्च गति वाली छपाई, है ना, सबसे बेटर जो प्रिंटर है वो लेजर है, आप जानते हैं, फास्टेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हाई स्पीड प्रिंटिंग यूजिंग द टोनर पाउडर, वेरी गुड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, इंपैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल सही, जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। इंपैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस पिन्स स्ट्राइकिंग द इंक रिबन, ये भी आसान सा। और लास्ट आपका बचा 3D प्रिंटर, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है, प्रोड्यूसेस फिजिकली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3D का मतलब जो 3 डायमेंशनल होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 3D प्रिंटर का यूज करते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। यस। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, उम्मीद है कि यहां पर आपने 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन तो सही किए ही होंगे, है ना। किसने कितने किए मुझे बताइएगा। एक दो क्वेश्चन में एरर हो पाना दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं प्रेशर होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है आपके ऊपर। तो एक दो क्वेश्चन तो गलत हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 10+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आपने किए भी होंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कितने आपने स्कोर किए कंप्यूटर में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। सेशन पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर अगर कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से भी, UPSSC का बेस्ट कोर्स
कंप्लीट कंप्यूटर गाइडेंस को लेकर अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और सेशंस के साथ, कुछ अपकमिंग एग्जाम्स की गाइडेंस को लेकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।